लखनऊ में एक बीवी अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, साड़ी पहनती है, लाल जोड़े की जो साड़ी थी उसके साथ वो छन्नी लेकर छत पर पहुंचती है ताकि चांद को देखकर अपने पति की लंबी उम्र की मनोकामना वो उसकी पूरी हो सके। ये दिखावा उसने पूरी दुनिया के लिए किया, लेकिन साथ ही साथ इस बीवी ने उसी घर के सेप्टिक टैंक के ठीक नीचे अपने पति के 4 टुकड़े किए, एक एक टुकड़ों को पॉलिथीन बैग में पैक किया और उसी सेप्टिक टैंक के अंदर डाल दिया, जिसमें घर का टॉयलेट और जितने भी नहाने धोने के जो भी सामान होते थे सब उसी में बहकर जाते थे। लेकिन पूरी दुनिया को उसने ये दिखाया कि मैं अपने पति की लंबी उम्र की मनोकामना करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए वो छत पर जाकर खड़ी हो जाती है। पूरी दुनिया को लगा कि पति तो अक्सर एक शहर से दूसरे शहर घूमता होगा और इसलिए पति करवा चौथ वाली रोज उस घर पर नहीं पहुंच पाया। लेकिन कहानी में बहुत ज्यादा टर्न एंड ट्विस्ट इस तरीके से आता है जब पुलिस भी एक तरीके से थक हार कर बैठ जाती है। कातिल का नामो निशान नहीं लग रहा था, जो इस इंसान की गुमशुदगी हुई थी उसका पता नहीं चल रहा था। तभी ये जो बीवी है या कहे जिसकी हत्या हुई, उसके साले ने आकर एक ऐसी कहानी बताई, पुलिस वालों का हाथ पकड़ा और कहा कि चलिए सर, मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी जो छोटी बहन है, जिसे मैं अपनी बहन मानता हूं, उसने किस कदर एक हत्याकांड को अंजाम दिया। क्या थी पर्दे की पीछे की ऐसी कहानी जिसमें बीवी को अपने पति को 4 टुकड़ों में काटना पड़ा, करवा चौथ का व्रत रखना पड़ा। साथ ही साथ जब भाई खुद, जिस दुल्हन के भाई को जब सारी चीजें पता लगती है, उसे लगता है कि मैं कैसी बहन को, मैंने इस बहन के साथ मैं कैसे पल पोस कर इतना बड़ा हुआ। और जैसी ही बहन बड़ी हुई, जवानी की दहलीज पर उसने कदम रखा, तो साथ ही साथ दहलीज पर कदम रखने के साथ उसने हत्याकांड को अंजाम देकर एक परफेक्ट क्राइम कर ही दिया था, जिसमें पुलिस भी थक गई थी, लेकिन एक सुराग से पूरा केस सुलझ गया। क्या है अंदर की कहानी, चलिए जानते हैं इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो जिस तरह से पत्नी की एक कहानी सामने आई, उसकी तस्वीर देखनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो तस्वीर है, अगर आप इन्हें देखेंगे, देखकर लगता है कि कितना खुशहाल, कितना सुशील, कितना सुंदर इनका जीवन होगा। दोनों ये जो हस्बैंड वाइफ हैं कितने अच्छे से रहते होंगे। लेकिन अब इन्हीं दोनों तस्वीर में से ज़रा इस तस्वीर पर गौर करिए। ये पत्नी है, इसका जो नाम है वो है मधु। जिस तरह से मंद मंद मुस्कान रही है, यहाँ पर देखकर आपको तस्वीर भले अच्छी लग रही हो, लेकिन इसी मुस्कान के पीछे एक शातिर नागिन छुपी थी, जो ये जानती थी कि किस तरीके से एक हत्या करनी है और फिर किस तरीके से घर वालों को बेवकूफ़ बनाना है। यहाँ तक कि पुलिस को भी वो गुमराह करती रही। जब रिपोर्ट लिखाने की बात आई, तब भी वो औरत अपनी चाल चलती रही और एक कत्ल को छुपाती रही। लेकिन इसी के भाई ने इसकी पोल खोल दी और पुलिस के सामने जाकर कह दिया कि सर, मेरी बहन ही कातिल है। इस पूरे जो हत्याकांड है या जो वारदात है, इसकी शुरुआत जानने के लिए आपको इस कहानी का बैकग्राउंड समझना होगा। दरअसल बात 2013 की है। जो बलरामपुर के शिवा सक्सेना है, ये सेल्स एग्जीक्यूटिव थे और इनके जो पिता थे, उनका एक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। इस वजह से जो इनकी माँ थी वो थोड़ी सी मानसिक तौर पर दिव्यांग हो गई थी। उनकी स्थिति सही नहीं रहती थी। माँ ज़रा खोई खोई सी रहती थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी और इसीलिए जो लड़का था वो अपने घर में अपनी माँ का ध्यान रखता था। लेकिन अब उसे लगता है कि घर में एक बहू आ जाएगी तो शायद माँ का मन लग जाएगा, सारी चीज़ें ठीक होंगी। रिश्तेदारी में बात होती है, हर जगह बातचीत होने के बाद कुछ लोग रिश्ता लेकर आते हैं मधु अस्थाना का और कहते हैं लखनऊ की लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, ठीक ठाक है, सुंदर है और हमें लगता है शायद आपके लड़की ठीक होगी। दोनों परिवार मिलते हैं और शिवा की रजामंदी और साथ ही साथ मधु की परिवार की रजामंदी के साथ दोनों की शादी तय होती है और तय समय पर यानी साल 2013 में ही दोनों की शादी कराई जाती है, बाकायदा हिंदू रीति रिवाज के साथ। और शादी हो जाने के बाद जो शिवा है वो सोचता है कि अब जो मेरी पत्नी है लखनऊ की रहने वाली है, एक सिटी है, बलरामपुर से निकलकर लखनऊ में शिफ्ट हो जाता हूँ, यहाँ पर रहना शुरू कर देता हूँ, आगे बच्चे होंगे उनके फ्यूचर के लिए भी, तो बाकायदा वो अपनी माँ के साथ यहाँ पर रहना शुरू कर देता है और बीवी भी वहीं पर रहती है। अब क्योंकि जो शिवा था वो सेल्स एग्जीक्यूटिव था और इसीलिए उसे जगह जगह शहर में कई कई जगह पर जाना पड़ता था और कई कई दिन तो ऐसे होते थे कि वो घर पर आता ही नहीं था। और इसी सिलसिले में अक्सर ये होता
कि जो शिवा है उसका पूरा टर्म बलरामपुर में बीत रहा था, क्योंकि कई से ज़्यादा जो उसके क्लाइंट थे वो बलरामपुर के थे और इसीलिए उसे लंबे समय तक बलरामपुर में जाना पड़ता था। कभी 2 दिन के लिए चला गया, कभी 1 दिन के लिए चला गया, 6 से 7 घंटे तो सोचिए उसके वहीं पर बीतते थे। अब शादी के बाद जो माहौल था बहुत अच्छा था, जो पत्नी मधु थी बहुत खुश थी, उसे शिवा के साथ अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि जो सास थी वो थोड़ी बीमार भी रहती थी तो मधु उनकी भी सेवा कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ती गई। ऐसा हुआ कि शिवा जो है वो मधु को टाइम नहीं दे पा रहा था, घर पर समय नहीं दे पाता। इस वजह से जो मधु थी वो चिड़चिड़ी होती, कई बार शिवा से लड़ाई भी करती। लेकिन इसी रोज़ ये लड़ाइयाँ बढ़ती, उससे पहले मधु को खबर मिलती है कि वो प्रेग्नेंट है। चेकअप कराया जाता है, डिलीवरी की डेट आती है, लेकिन किस्मत मधु और शिवा के साथ धोखा करती है। उस वक्त होता ऐसा है कि डिलीवरी के टाइम जो उनका बच्चा था वो मर जाता है। इसके बाद जो मधु है पूरी तरीके से टूटती है, लेकिन शिवा उसको संभालता है, उसे बोलता है कि हम आगे फिर से कोशिश करेंगे और इसी कोशिश के तहत भगवान उन्हें फिर से खुशियाँ देता है और दोबारा फिर से जो मधु है वो प्रेग्नेंट होती है। लेकिन इस बार भी जो किस्मत थी वो इनके परिवार के साथ खेल रही थी और फिर से डिलीवरी के ही टाइम पे जो दूसरा बच्चा था उसकी भी मौत हो जाती है। अब 2 बच्चों की मौत हो जाने के बाद, पति बाहर रहता था, ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जो मधु है वो डिप्रेशन में चली जाती है। उसका जो मानसिक संतुलन था वो भी बिगड़ रहा था, वो घर पे अकेली रहती, बोर होती थी, खाली बैठी रहती थी। इस बारे में वो कई बार शिवा से बात करती तो शिवा बोलता कि देखो तुम जानती हो कि मैं किस तरह से काम करता हूँ और अगर मैं ये नौकरी ना कर पाऊँ, अगर मान लो मेरे पास ये नौकरी नहीं रहेगी तो हम जिएंगे कैसे? कल को जो भी फ्यूचर होगा वो हम कैसे साथ में अच्छे से बिताएंगे? मुझे माँ का भी ध्यान रखना है, तुम्हारा ध्यान रखना है, अगर हमारे बच्चे हुए उनका भी ध्यान रखना है। इन सभी बातों पर कुछ हद तक तो मधु समझ गई, लेकिन अब मधु को लगा कि उसे अपनी लाइफ के साथ समझौता करना होगा। जैसी लाइफ चल रही है वैसे ही रहना होगा, पति आता नहीं है घर पे, अकेले ही रहना होगा। दूसरी तरफ माँ से भी बात नहीं हो पाती थी। लेकिन यहाँ पर इस पूरी कहानी में यूँ समझिए कि जो मधु के जीवन में एक शख्स की एंट्री होती है। दरअसल जहाँ पर ये लोग रहा करते थे वहीं पर पड़ोस में मौसी रहती थी जो शिवा है उनकी, और उन्होंने एक बेटा गोद लिया था जिसका नाम था नीरज। वो अब पहले कहीं पर पढ़ाई करता था, इसके बाद वो अपने घर पर लौटता है और इस सिलसिले में वो अब शिवा के घर भी आता है अपने भाई से मिलने के लिए। लेकिन यहाँ उसकी मुलाकात हो जाती है भाभी मधु से। अब मुलाकात होने के बाद जब वो घर पे ये सारी चीज़ें देखता है, समझता है, तो उसे लगता है कि जो भाभी मधु है वो बहुत अकेली हैं और कई बार वो घर पर आता, उनको एंटरटेन करता। कई बार ऐसा हुआ कि मधु उसके साथ बाहर घूमने भी जाती, क्योंकि देवर भाभी थे तो कोई इस तरह से शक भी नहीं करता और किसी को पता भी नहीं चलता। और इसी सिलसिले में जो नीरज था अब उसको धीरे धीरे मधु पसंद आने लगती है। अब यहाँ पर मधु के साथ क्या होता है, क्योंकि जो हस्बैंड थे शिवा वो 2 दिन बाहर 3 दिन बाहर रहते, हफ्ते में कभी 2 बार घर आते, कभी कभी वो सुबह जल्दी चले जाते, रात में देर से आते। तो बहुत सारा ऐसा टाइम था जो मधु अकेले काट रही थी और घर में सास थी, उनसे भी वो बात नहीं कर पा रही थी इस मामले में। अब नीरज के साथ रहते रहते मधु को एक अच्छी कंपनी मिली और उसे नीरज का साथ पसंद आने लगा और वो पसंद इस हद तक आया कि जो मधु है अब वो नीरज से प्यार करने लगी। अब उसके साथ उसे बाहर जाना अच्छा लगता, उसके साथ पार्टीज करना अच्छा लगता, उसके साथ फ़ोन पर बात करना अच्छा लगता। और इसी सिलसिले में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब दोनों बहुत करीब आ गए और दोनों के नाजायज़ संबंध स्थापित हो गए। और इसी सिलसिले में एक रोज़ एक ऐसा दिन आता है जिसके बाद ये जो मधु है इसने जिसके साथ 7 फेरे लिए थे ये उसी के 4 टुकड़े करती है। दरअसल तारीख आती है 16 अक्टूबर 2016, यानी कि उस वक्त 2016 की बात है, करवा चौथ से 3 दिन पहले। इस घर के अंदर बंद कमरे में नीरज के साथ मधु मौजूद थी और नाजायज़ संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी होता ऐसा है कि जो शिवा है वो उस दिन ड्यूटी से जल्दी घर आ जाता है और वो घर में जैसे दाखिल होता है वो मधु को आवाज़ लगाता है, लेकिन मधु बंद कमरे के अंदर थी, उसे शिवा की आवाज़ सुनाई नहीं देती। अब जैसे ही जो शिवा है वो बेडरूम के पास पहुँचता है तो उसे आवाज़ आती है कि अंदर से शायद 2 या 3 लोग फुसफुसा रहे हैं, कोई बातचीत कर रहा है और उसे शक होता है कि शायद अंदर कोई आदमी है और इसीलिए वो चुपचाप अपने जूते उतारता है, दबे पांव कमरे में जाता है और जैसे ही बेडरूम का आधा दरवाज़ा खोलता है वो अंदर का सीन देखकर हैरान हो जाता है। वो देखता है कि जो उसकी पत्नी है वो इस वक्त नीरज की बाहों में है और फ़ौरन दरवाज़ा खोलने के बाद वो मधु को डांटना शुरू करता है। पहले वो मधु पर चिल्लाता है, जिस पर मधु बोलती है कि तुम जो भी समझ रहे हो सब कुछ गलत है, ऐसा कुछ है ही नहीं। और तब भी जो मधु है उसके चेहरे पर डर नहीं होता, वो झूठ बोलने की कोशिश कर रही थी, नीरज भी झूठ बोलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी जो
शिवा है वो नीरज का कॉलर पकड़कर बोलता है कि तुम मेरे ही कमरे में मेरी पत्नी के साथ ऐसी चीज़ें कर रहे हो। इस पर जो नीरज है वो शिवा को धक्का देता है, शिवा नीचे गिरता है। इसके बाद नीरज उसके सिर पर बैठता है, उसकी छाती पर बैठता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है। यहाँ पर नीरज जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड, यूँ समझिए अपनी भाभी से कहता है कि हमें इसका काम तमाम करना पड़ेगा वरना ये जाकर सबको बता देगा। और इसमें मधु भी हामी भरती है और इसके बाद वो अपने पति के हाथ पैर को पकड़ती है और पकड़ने के बाद जो नीरज है वो शिवा का गला दबाता है और तब तक ये दोनों उसकी शरीर को पकड़े रहते हैं जब तक वो मर नहीं जाता। गला दबाने के बाद जब शिवा की सांसें थमती है तब पत्नी को चैन आता है और वो बोलती है कि अब हमें कुछ तो कुछ करना होगा। लेकिन इनका प्लान, इनका जो दिमाग था वो नहीं चल रहा था क्योंकि सडन इन्होंने एक प्लान किया, सडन एक मर्डर किया, तो इनके पास आगे की प्लानिंग नहीं थी। और उसी को सोचने समझने के लिए ये दोनों घर में ताला लगाते हैं और इसके बाद दोनों बाहर घूमने जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ पर खाना खाकर आते हैं और इसके बाद घर आने के बाद दोनों प्लानिंग करते हैं कि अब लाश के साथ किया क्या जाए। अब आप आगे समझिएगा कि लाश के साथ क्या होता है। लेकिन ये जो पत्नी है इतनी शातिर थी, सोचिए ये खुद बांका लेकर आती है, अपने पति के टुकड़े करवाती है और टुकड़े करवाने के बाद उन टुकड़ों को पॉलीथीन में पैक करती है और फिर नीरज को कहती है कि चलो अब इसको सेप्टिक टैंक के अंदर फेंक देते हैं। आप समझिए आगे क्या होता है। गला दबाने के बाद जब लाश पड़ी है, इसके बाद ये जब घूम कर आते हैं वापस तो किस तरह से बॉडी के टुकड़े करते हैं और कैसे एक भाई अपनी ही बहन का राज पुलिस के सामने खोलता है। इस पूरी कहानी में जो सबसे मेन किरदार है वो है मधु। मधु जब हत्या कर देती है अपने पति का तब उसे समझ में आता है कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। अब इस पाप को जब उसने अभी अभी नया नया पाप किया है और पहले से जो पाप कर रही थी उसे वो पाप काउंट भी नहीं कर रही थी और इस पाप को उसे लग रहा था कि मैं इससे कैसे छुटकारा पाऊं। एक अपने पति की लाश को, एक साबुत लाश को उस कमरे में छोड़कर ये घूमने निकल जाते हैं ताकि माइंड फ्रेश हो जाए। जब माइंड फ्रेश हो जाता है और रास्ते में लौटते वक्त डिसाइड करते हैं कि एक काम करेंगे, अगर हम लाश को घर से बाहर निकालेंगे तो कोई ना कोई कैमरा या किसी ना किसी को खबर जरूर लग जाएगी। ऐसे में हमें क्या करना है कि लाश को घर में ही कहीं छिपाना पड़ेगा। अब पूरा घर तो कंक्रीट का बना हुआ, कहां पर छुपाएंगे? तो रास्ते में ही फैसला हो जाता है कि लाश को हम घर में ही बने सेप्टिक टैंक में, जिसमें टॉयलेट, नहाने सबका पानी जाता है, उसी में डाल देंगे ताकि जो लाश है वो सड़ गल जाए और किसी को कानो कान खबर ना लगे। अब जैसे ही कमरे में दाखिल होते हैं, लाश की हाइट बहुत ज्यादा, इतनी बड़ी लाश को सेप्टिक टैंक में डाला तो डाला कैसे जाए। अब यहां पर जो ये जो लड़का है, जो नीरज, जो एक तरीके से भाई था, वो कहता है कि काम करेंगे, लाश बड़ी है, इतनी बड़ी लाश को तो डाल नहीं सकते, छोटी छोटी अगर टुकड़ों में कर दें तो आराम से हम लाश को उसके अंदर ठूस कर भर सकते हैं। और इसलिए हंसिए से सबसे पहले उस पर वो चढ़ता है और उसका गला, जो शिवा था, एक ही वार में धड़ से अलग कर देता है। अब जो बॉडी की जो नीचे वाले हिस्से थे वो एक के बाद एक कई वार करता है, लेकिन काटना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो एक ही जगह 4 से 5 बार वार करता है ताकि जो बॉडी की जो टुकड़े हैं अच्छी तरीके से छोटे छोटे हो जाएं और पॉलिथीन बैग, जो बड़े पॉलिथीन बैग हैं, उसके अंदर फिट आ जाएं। जब ऐसे करते करते छाती वाला हिस्सा, जांग वाला हिस्सा, हाथ वाला हिस्सा काट लिया जाता है और पूरे घर में सोचिए खून ही खून हो चुका था। काटे और सर घर के कोने में पड़ा हुआ था, पति का, उस घर का मालिक है, उसका सर, एक ही कमाने वाला था, उसका सर उस घर के कोने में पड़ा हुआ था। वो शायद पूरी चीज देख रहा था कि मेरी बीवी और उसका आशिक किस कदर उसके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं। और टुकड़ों करने के बाद, पॉलिथीन में भरने के बाद, ये सेप्टिक टैंक खोलते हैं और पॉलिथीन बैग को कुछ इस तरीके से, बदबू आ रही है, उसको कुछ इस तरीके से डालते हैं ताकि जो पॉलिथीन है वो उसमें जाकर अंदर, बहुत गहरे में अंदर जाकर दफन हो जाए। अब पहले पॉलिथीन बैग डाला, दूसरा डाला, तीसरा डाला। अब इस आपाधापी में वो भूल चुके थे कि हमें सर को भी ठिकाने लगाना है। जब हर एक बॉडी पार्ट को अंदर डाल चुके होते हैं और सेप्टिक टैंक बंद हो जाता, फिर इन्हें याद आता कि अरे सर तो बाहर ही रह गया है। वो सर जिसने अपनी आंखों से अपना ही शरीर कटते हुए देखा। फिर उस सर को वो दोबारा पॉलिथीन बैग में पैक करते हैं, सेप्टिक टैंक दोबारा खोला जाता है, फिर उसके अंदर ठूस कर रखा जाता है। और इसके बाद दोनों, ये जो नीरज, जो भाई था, मौसी का भाई कर लीजिए, मौसारा भाई कर लीजिए, बीवी, दोनों मिलकर मधु पूरे घर के कोने कोने की सफाई करते हैं, खून के धब्बे मिटाते हैं। बिस्तर से जहां जहां खून के धब्बे थे हर एक की साफ सफाई की जाती है। बाथरूम से पानी ला लाकर, झाड़ू मार मार कर, डेटॉल, फिनाइल डाल डाल कर सारी चीजें साफ सुथरा करने के बाद नीरज अपने घर चले जाता है। जो मधु
उसी कमरे में, जिस कमरे में उसकी पति की हत्या हुई, जहां पर उसकी पति को काटा गया, बिना डर भय के आराम से चैन की नींद सोती है। उसे लगता है कि अब पूरी दुनिया को खबर ही नहीं लगेगी कि उसके पति की मौत हो चुकी है और उसके पति की लाश को भी ठिकाने लगाया जा चुका है। अब इस पूरे प्रकरण को 1 महीना हो जाता है, किसी को पता नहीं चलता। लेकिन होता क्या है, जो मधु का जो भाई है, जो सगा भाई है, वो बिजनेस के सिलसिले में कई बार अपने जीजा से बातचीत किया करता था। पिछले 1 महीने से लगातार कॉल लग नहीं रहा था। अब इस पर उसने अपनी बहन को कॉल करके कहा कि अरे जीजा जी कहाँ हैं, आजकल तो फोन ही नहीं उठाते हैं, फोन लग भी नहीं रहा। हमेशा मधु बार बार बात को इधर से उधर करती, टाल मटोल करती और दिखाने की कोशिश करती कि अरे जीजा जी तो बाहर गए होंगे, वो बिजी होंगे, फोन नहीं लग रहा। इसमें 1.5 महीना और निकल जाता है। 1.5 महीने बाद भाई फिर से फोन करता है, फिर से मधु एक अलग कहानी बता देती है। अब जो भाई है, जो कि मोहित है, मोहित को शक होता है कि मेरी बहन तो कुछ ना कुछ छुपा रही है। अब इस सारी चीज की जानकारी वो लड़के के फूफा को बताता है। फूफा उस वक्त राजस्थान में थे। सोचिए, लखनऊ का पूरा मामला है, राजस्थान में किसी बिजनेस के सिलसिले में गए थे। उन्हें पूरी कहानी बताता है कि पिछले 1-1.5 महीने से फोन कर रहे हैं, फोन उठा नहीं रहे। जो मधु जो कहानी बता रही है उसमें भी बहुत सारे दांव पेच हैं, लग रहा है वो झूठ बोल रही है। तो जो फूफा का सबसे पहला ये कहना था कि एक काम करो, सबसे पहले जाके पुलिस कंप्लेन दर्ज करवा दो। अब इस पूरे मामले में मोहित मधु को कहता है फोन करके कि मैं घर आ रहा हूं, हम दोनों साथ में चलकर पुलिस स्टेशन कंप्लेन दर्ज करवाएंगे। मधु को लगता है कि मेरे भाई को सारी कहानी पता लग चुकी है, भाई तो कहीं पीछा ना छोड़े। तो उस मधु ने कहा कि ठीक है, तुम रुको, तुम उतनी दूर से क्या आओगे, मैं बगल में ही थाना है, मैं खुद ही चली जाती हूं। मधु पुलिस स्टेशन जाती है। एक हत्यारिन बीवी खुद ही पुलिस स्टेशन जाके कहती है कि सर मेरे पति गायब हो चुके हैं, इतने दिनों से घर नहीं आए हैं, बहुत दिन हो गए, फोन करके थक चुकी हूं, सब लोग परेशान हैं, आप ढूंढिए। पुलिस कहती है कि एक काम कीजिए, आपने जो भी चीजें बोली हैं उसकी आप लिखित में रिपोर्ट दे दीजिए, ताकि कंप्लेंट रिपोर्ट हम उसे ले लें, उसके ऊपर संज्ञान लेकर हम एफआईआर दर्ज कर लेंगे। अब जो मधु है पढ़ी लिखी है और शातिर भी है। उसने कहा कि नहीं सर, मैं तो आपको बताने आई थी, अगर देखिए अगर कुछ हो सके तो आप प्लीज कार्रवाई कीजिए। लेकिन उसने लिखित में कोई भी हलफनामा नहीं दिया पुलिस को। अब वो घर आ जाती है। घर आने के बाद वो अपने भाई को दोबारा कॉल करती है, रिश्तेदारों को बताती है कि देखो मैंने तो पुलिस में कंप्लेन कर दिया था। और इस बीच हर बार अपने घर वालों को फोन करके ये बताती कि देखो मेरी तो पुलिस से बातचीत हो रही है, वो ढूंढ रहे हैं, को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका पता नहीं लग पा रहा। अब ऐसा करते करते 2 से 2.5 महीने और बीत जाते हैं। अब टालते मटोलते 3 महीने निकल जाते हैं। 3 महीने के बाद जब जो फूफा तो जो राजस्थान गए थे वो वापस आते हैं, जब वो कहते हैं कि मधु तुम्हें जो कंप्लेन रिपोर्ट दर्ज करवाई थी उसकी रिसिप्ट होगी, पुलिस वाले ने तुम्हें कोई रिसिप्ट दिया होगा, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट दी होगी, वो जरा दिखाना। उससे हम पुलिस वाले से पूछे कि किस तरीके का ढीला रवैया है, पुलिस पर इल्जाम लगाना आसान था। अब यहां पर मधु को लगा कि उसका जो दांव पेच था वो तो फंसता चले जाएगा। उसने कहा कि मैं तो सीधा कंप्लेन करके आ गई थी। फूफा पूछते कि क्या तुमने लिखित में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी? वो कहती कि नहीं, मैंने तो सिर्फ जाके बोला था। जब पुलिस पे जाके इंक्वायरी की जाती तो पुलिस वाले कहते कि हाँ वो तो आई थी, उसने बोला था, लेकिन लिखित में नहीं दिया था, इसलिए हमें कोई आगे कार्रवाई नहीं की। इसके बाद फूफा एफआईआर दर्ज करवाते हैं। गुमशुदगी के 3 महीने बाद पुलिस छानबीन करती है। पुलिस को पता लगता है कि मधु और जो बॉयफ्रेंड नीरज है इनका अंदर आना जाना लगा रहता है, लेकिन देवर है, भाई का रिश्ता था, तो कोई शक भी नहीं कर रहा था। तमाम तरीकों से छानबीन करने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। कुछ नहीं से मतलब पुलिस ढूंढ ही नहीं पा रही थी बॉडी को। पुलिस को पता ही नहीं लग रहा शिवा सक्सेना जो 29 साल के हैं कहां गए। एक सेल्स एग्जीक्यूटिव जो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, कहां रातों रात गायब हो सकता है? पुलिस को कोई भनक नहीं लगी। लेकिन भाई मोहित जो अपनी बहन को अच्छे तरीके से जानता था, वो एक रोज अपनी बहन के पास जाके कहता है कि मधु देखो, पूरी दुनिया तो जो काम कर रही है, लेकिन तुम सच बताओ, तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर पता है, क्योंकि पुलिस तो कुछ ढूंढ नहीं पा रही है, लेकिन तुम फोन हमेशा कहती थी कि जीजा जी इधर हैं उधर हैं, सच बता दो। अब पहले तो मधु ने आनाकानी की, लेकिन देखा कि भाई तो अपना ही खून है, अपना ही रिश्ता है, वो किसको क्या बताएगा। वो अपने भाई को हर एक कहानी बताती कि किस तरीके से उसे नीरज से मोहब्बत होती है। नीरज से मोहब्बत के बाद एक दिन उस पति ने पकड़ लिया था, पकड़ने के बाद हत्या हुई और बॉडी काट कर तुम जिस घर के कमरे में बैठे हो, इसी घर के कमरे में सेप्टिक टैंक में तुम्हारे जीजा की लाश है। अब मोहित तो हक्का बक्का की बचपन से जिस बहना को उसने देखा, जिसे वो राखी बंधवाता था, वो तो हत्यारे निकली, बॉडी कटवा के, इंसानी बॉडी को कटवा के सेप्टिक टैंक में भर दे रही है।
और यहां पर मधु ये कहती है आखिर में कि मोहित देखो ऐसा है, तुम किसी को बताना मत, तुम तो मेरा खून हो, तुम मेरी मजबूरी समझ सकते हो, मैं अकेली थी, मैं क्या करती। मोहित बिना कुछ बोले उस घर से निकलता है, थाने जाता है। थाने जाकर कहते हैं कि सर देखो, आप पिछले 1 महीने से आपसे कुछ पता लग नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे पता है जीजा जी की बॉडी कहां पर है, आप चलिए मेरे साथ। वो पुलिस वालों का हाथ पकड़कर उस जगह लेकर जाता है, उस सेप्टिक टैंक में दिखाता है कि आप खोलिए और वहां से लाशें निकलेंगी। 4 महीने सेप्टिक टैंक के अंदर एक बॉडी पड़ी हुई है, पॉलिथीन में डाला था, लोथरे निकल रहे थे, मतलब गल चुका था बॉडी इतनी बुरी तरीके से थी कि एक तो पहली वहां पर टॉयलेट और नहाने के पानी सब उसमें मिल रहा था। गलने के बाद जो भी हड्डी जो नुमा चीज थी उसे निकाला गया, सड़ी गली लाश को निकाला गया, सामने रखा गया, मधु को सामने बैठाया गया। मधु तो पहले आनाकानी कर रही थी, लेकिन जो पुलिस का जो तरीका होता है, घर में ही अच्छे तरीके से पुलिस जब खातिरदारी हुई तो मधु ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब यहां पर बॉयफ्रेंड नीरज, जो भाई था, जो देवर था, वो आज भी जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं गायब है, उसे पुलिस पकड़ नहीं पाई है। मधु के खिलाफ जब केस की कार्रवाई शुरू होती है तो मधु को आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, लेकिन इस वीडियो को रिकॉर्ड करने तक, जब ये पूरा मामला लगभग 2016 का है, आज भी 10 साल बाद भी पुलिस नीरज को नहीं ढूंढ पाई है। और एक ऐसा क्राइम जिसमें परफेक्ट क्राइम था, क्योंकि मधु को लगा कि 4 महीने तो बीत चुके हैं, किसको पता लगेगा कि मैंने मौत की घाट उतारा। उसे लग रहा है कि जैसा मामला चल रहा है ऐसा ही चलता रहेगा, कुछ महीने के बाद मैं नीरज से शादी कर लूंगी, क्योंकि देवर है और घर वाले राजी भी हो जाएंगे। और ये जो परफेक्ट क्राइम था सिर्फ और सिर्फ उसके एक भाई के सामने कबूलनामे की वजह से टूट गई। नहीं तो एक ऐसा परफेक्ट क्राइम जिसमें नीरज तो पहले ही समझ चुका था कि पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, आज नहीं तो कल वो पकड़ा जाएगा। उसने मौका देखते ही वहां जगह से भाग गया, और ऐसा भागा कि पुलिस उसे भी नहीं पकड़ पा रही है। और ये जो परफेक्ट क्राइम है, दोनों कभी पकड़े भी नहीं जाते, एक तो पकड़ा भी गया, एक तो पकड़ा भी नहीं गया। दोनों की जो क्राइम है कभी बाहर आती ही नहीं अगर वो अपने भाई के सामने कबूल नहीं करती। और करवा चौथ का जो उसने ढोंग रचा वो किसी से नहीं छिपा। मरने के बाद अपने ही मरे पति का वो लंबी उम्र की कामना पूरी करे कि अरे भगवान जी मेरे पति की उम्र लंबी कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये सोचते, जितने भी क्रिमिनल सोचते हैं कि हम झूठ फरेब के जरिए कहानी बनाकर बच जाएंगे, तो कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कहते हैं कि आप कितना भी बड़ा गुनाह कर लें, सबूत छोड़ के जाता है। कोई भी जितना भी शातिर जो चोर हो, अपराधी हो, वो सबूत जरूर छोड़ता है। और यहां पर तो मधु ने सारे सबूतों को मिटा दिया, लेकिन उसके दिल में, उसके मन में जो उसने क्राइम किया था उसे कचोट रही थी, और उसे लग रहा था मैं किसे बताऊं। और जब उसे प्यार से पुचकार कर पूछा गया उसी के भाई के द्वारा, तो पूरी कहानी सामने आ गई। तो हमारी कोशिश थी कि इस परफेक्ट क्राइम में जो अभी भी अपराधी बाहर है उसे पुलिस नहीं पकड़ पाई है, और एक ऐसा परफेक्ट क्राइम की जो नाकाम कोशिश की गई इन दोनों के द्वारा, हमें लगा कि आप तक उसे पहुंचाने की जरूरत है। इसलिए इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए हमने आपके सामने एक केस स्टडी पेश किया और आपको बताया कि अगर कोई भी सोचता है कि हम क्राइम करके बच जाएंगे, तो इस गलत फहमी को अपने दिल और दिमाग से बाहर निकाल दें। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे, ओनली ऑन क्राइम तक।